ओके स्टूडेंट, बहुत बढ़िया से सॉलिड स्टेट पढ़ाने वाला हूँ। अब बहुत चूँकि असाइनमेंट ही क्लास असाइनमेंट डेप्थ का लेवल का है, तो वहाँ तक करने के बाद आपका जेई मेन वगैरह का एडवांस तक क्वेश्चन लग जाएगा। बट मैं जो सेक्शन आपके लिए छोड़ा हूँ वो प्योर थ्योरेटिकल है, उसको एक बार देखना है। अब मैं यहाँ से बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला इसमें टर्म होता है स्पेस लैटिस। मतलब स्पेस लैटिस क्या होता है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मान लेते हैं कि आपको एक दीवार खड़ा करना है और उसमें बोला गया है कि बिना ब्रिक को या इवन की ईंट को बिना तोड़े हुए अगर बनाना है तो उसका सबसे छोटा मतलब पूरे दीवार का डायमेंशन बता देना है। ओके एवरीवन, तो पूरे दीवार का डायमेंशन का मतलब वॉल्यूम कितना, उसका एरिया रहेगा, कितना हाइट रहेगा, कितना लेंथ रहेगा, कितना विड्थ रहेगा। तो वहाँ से अगर मोटा मोटा ये बता दिया जाए कि इसमें इतना लगा है ब्रिक, तो अगर उसका कंप्लीट एनालिसिस के लिए आपको नहीं था कि वन ब्रिक का एनालिसिस करने से सारा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि सर यूनिट सेल क्या होता है, व्हाट इज द सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मतलब होता है सबसे छोटा यूनिट, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा यूनिट। और उसमें लेकिन वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे वहाँ से मिल जाएगा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का। लेकिन समटाइम्स फॉर बेटर स्टडी हम लोग 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा यूनिट सेल को एक साथ कंबाइन करके स्टडी करते हैं। तो सर आप 4 यूनिट सेल का एक साथ स्टडी कर लिए तो 4 यूनिट सेल का वैल्यू देगा, कोई बात नहीं, बाद में 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। बट 99% केस में हम लोग 1 यूनिट सेल का ही स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली स्पेस लैटिस का मतलब होता है कि एक और क्रिस्टलाइन सॉलिड में रैंडम ऑर्डर नहीं आता है, एक रेगुलर ऑर्डर आता है, इरेगुलर नहीं, रेगुलर, करेक्ट। तो एक्चुअल में वो जो स्पेस लैटिस मिलता है वो यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक्चुअली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। इसको कुछ आप ऐसे मानिए कि मान लेते हैं कि किसी सॉलिड को आपने मोल्टेन फॉर्म में लेके गया, लिक्विड फॉर्म में, और ऑल ऑफ सडन वो 500 डिग्री पे है और उसमें ऑल ऑफ सडन -20 डिग्री का आइस के साथ वाटर मिलाकर डाल दिए, तो नहीं था कि जो जहाँ है वहाँ फ्रीज कर जाएगा। उसको आपने मौका ही नहीं दिया। जैसे कोई क्राउड है और ऐसा अचानक से कोई आकर बोल दे जहाँ हो वहीं पे बैठ जाओ, राइट, जहाँ हो वहीं रहो, स्टैचू इरेगुलर रहेगा। लेकिन अगर एक कंट्रोल कंडीशन में किसी भी मोल्टेन फॉर्म को, तो हो सकता है कि एक ऑर्डर में आकर अरेंज हो, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सारा मोल्टेन फॉर्म जो सॉलिडिफाई होगा वो रेगुलर ऑर्डर में ही रहेगा। जो ऑर्डर फॉर्म में नहीं रहेगा उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड में काउंट करेंगे, राइट। तो एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी रहता है वो एक्चुअल में एक रेगुलर ऑर्डर में रहता है, ऑर्डर में अरेंजमेंट रहता है। किसका? एटम का या सॉल्ट का। तो सॉल्ट में भाई अभी कटाइन रहेगा, नाइन रहेगा। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे सिर्फ सिंगल एटम के लिए, सिर्फ लैटिस पॉइंट के लिए। लेकिन आगे चलकर हम लोग सॉल्ट के लिए बात करेंगे, और जैसे ही सॉल्ट बोलेंगे तो उसमें कटाइन भी आ जाएगा और अनाइन भी आ जाएगा, राइट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है, जैसे सो मेनी टाइम्स मुझे लैटिस पॉइंट बोलते हुए सुनते होंगे, राइट। तो एक्चुअल में कोई भी सॉल्ट अगर लेते हैं लाइक NaCl, तो NaCl किससे बना है, Na प्लस और Cl माइनस से, ऐसे मान लीजिए, राइट। तो मान लेते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस में, मान लेते नहीं, एक्चुअली फैक्ट भी है, Cl माइनस का साइज बड़ा होता है। तो जिसका साइज बड़ा रहता है वो जनरली लैटिस पॉइंट पे, ये रूल है, वो लैटिस पॉइंट पे जाता है। और जिसका साइज छोटा रहता है तो लैटिस पॉइंट पे जो जाएगा उसके वजह से जो खाली जगह बचता है सॉलिड में, उसको हम लोग आगे चलकर वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉइड। तो जो VOID जस्ट इंट्रोडक्शन है ये, वो आगे आपको मिलेगा ही। तो जिस सॉल्ट के केस में जिसका साइज छोटा रहता है वो लैटिस पॉइंट पे जो स्फीयर है उसके वजह से जो जगह खाली बचता है, वॉइड उस खाली जगह में जाता है। उसके लिए भी पार्टिकुलर जगह है। वॉइड का भी अलग अलग डिफरेंट नेम रहेगा, फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, समथिंग लाइक दैट, ओके। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, तो लैटिस, इसका मतलब हर टाइप का स्ट्रक्चर जो आपका सिलेबस का पार्ट है तो आपको ही पता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम पढ़ना है, राइट। और क्या पढ़ना है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम, और फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम का ही एक और नाम है, बोलिए, क्लोज क्यूबिक सिस्टम, CCP, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, राइट। उस बाद एक और पढ़ना है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। तो ये मोटा मोटे हम लोग का पता है कि क्या पढ़ना है। एनीवे, तो स्पेस लैटिस किससे बनता है, स्पेस लैटिस यूनिट सेल को ही ऑल डायरेक्शन में हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो इसके लिए बस एक लाइन लिखना स्टार्ट कीजिए। इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस, इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस and form the basis of classification of, it is the regular arrangement of point in a space and form the basis of classification of all structure, and forms the basis of classification of all structure. This regular arrangement spread over whole space, this regular arrangement spread over whole space is the long range order, is the long range order. फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिस रेगुलर अरेंजमेंट स्प्रेड ओवर, चारों तरफ फैला रहता है, ओवर होल स्पेस इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर में रहेगा, लॉन्ग रेंज तक रहेगा, राइट। उसी को एक लाइन में मैं डिफाइन कर दिया। यूनिट सेल, चलिए यूनिट सेल के लिखिए, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट किसका बना रहेगा, वो पॉइंट पे कौन रहेगा, एटम रहेगा। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स which on repetition फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, 2-3 बार बोलूँगा, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, यहाँ तक लिख लिए, which on repetition generates whole space lattice, generates whole space lattice, comma,
इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होल स्ट्रक्चर, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ होल स्ट्रक्चर। अब 1 मिनट आपको रुकना है। देखिए हम लोग का सिलेबस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हम लोग के सिलेबस में जो यूनिट सेल है, कंक्लूड ही करता हूँ, जो भी आपको यूनिट सेल मिलेगा वो या तो क्यूब रहने वाला है और नहीं तो हेक्सागोनल रहने वाला है, राइट। जो हम लोग का मोटा मोटी जिस पे काम करेंगे, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी, सिर्फ क्यूब नहीं रहेगा। वहाँ पे जो आपको 4 पेज दिए हैं उसमें क्यूबॉइड भी हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो वो जो 4 पेज है उसमें रट्टा मारना है, इसलिए आपको दे दिए हैं। वहाँ पे समझने का काम है और रटने का ज़्यादा है, तो उसको रट लेना है रोम्बिक क्या होता है, करेक्ट। और उसमें टोटल कितना 3 डायमेंशन में जो जिसने इस पे काम किया है, तो टोटल कितना सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशन में, 14 ब्रेवियस स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो उसको सारे चीज़ को उसको रट लेना है, लिख भी लेना है और रट भी जाना है। और थोड़ा सा एक डिफरेंस भी बताए हैं, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस, और उस ग्राफ को भी देखना है, ठीक है। एनीवे एक और पॉइंट लिखिए, यूनिट सेल कंटेन मिनिमम इंफॉर्मेशन, यूनिट सेल कंटेन मिनिमम इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, यूनिट सेल कंटेन मिनिमम इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ and angle. Unit cell contain minimum information, unit cell contain minimum information in terms of edge length and angles. But this minimum information is the sufficient information to determine the structure of lattice. This minimum information is the sufficient information to determine the structure यूनिट सेल कंटेन, ध्यान से सुनिएगा अभिज्ञान, यूनिट सेल कंटेन द मिनिमम इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, यहां तक लिख लिए, एंड एंगल्स सफिशिएंट टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैटिस। मैंने यहां पे क्या समझाने की कोशिश किया कि यूनिट सेल में बहुत कम से कम इंफॉर्मेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझिए, यहां देखिएगा, मान लेते हैं कि एक क्यूबॉइड है, राइट, या क्यूब ही मान लीजिए, तो आपको इंफॉर्मेशन में अगर क्यूब है तो क्या दिया रहेगा, एज लेंथ दिया रहेगा, और क्यूब का एंगल बताने का रिक्वायरमेंट है क्या, एज के बीच में 90 90 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट ना। तो यहाँ पे मिनिमम इंफॉर्मेशन है, बट ये मिनिमम इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहेगा टू डिटरमाइन द होल स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर में एक ही ब्रिक लगेगा, बट एक्चुअल इसका मतलब पूरे जितना भी मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो भी जिसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम का रहेगा, राइट। बट उसका कंप्लीट स्टडी के लिए 1 यूनिट सेल से मेरा काम चल जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट। तो वही मैं बोला हूँ कि दिस मिनिमम इन्फॉर्मेशन इज द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो सर क्रिस्टलाइन सॉलिड में निकालना क्या रहेगा, तो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट चीज़ निकालना रहेगा। क्या निकालने के लिए एग्जाम में आ सकता है, पहला तो निकालने के लिए आ सकता है डेंसिटी क्या है, राइट। दूसरा क्या निकालने के लिए आ सकता है कि 1 यूनिट सेल में कितना एटम है। फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है, उसमें कितना खाली जगह बचा हुआ है, और खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वहाँ पे वॉइड फ्रैक्शन। कितना जगह भरा हुआ है उसको एक टर्म बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। थोड़ा बहुत तो टर्म आप लोग सुने ही होंगे। ओके, एक और पॉइंट लिखिए,
हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल कितने टाइप का है? कौन कौन सा? यूनिट सेल 2 टाइप का, वेरी गुड। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ओके स्टूडेंट, प्रिमिटिव का डिफरेंस लिखिए। when lattice points are found, when lattice point, the next बार बार दिमाग में आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी अगर सॉलिड, अब देखिए फर्स्ट क्लास बहुत बेसिक क्लास रहेगा, बट जो बड़ा क्लास बनता है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जो फंडामेंटल है उसी के बेसिस पे बनता है। तो लेट अस सपोज फॉर ए मोमेंट कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ओनली वन टाइप ऑफ एटम से ही बना हुआ है। मान लेते हैं सॉल्ट नहीं है, मान लेते हैं कि आयरन ही अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म डेवलप किया है। आयरन का भी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होता है, एमॉर्फस फॉर्म भी होता है, ठीक है। आयरन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, एमॉर्फस फॉर्म में भी होता है। तो लेट अस सपोज आयरन अगर अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर अपना स्ट्रक्चर को डेवलप किया है तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम हो गया। तो जहाँ पे जाके बैठेगा, जहाँ पे आयरन का एटम रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं, करेक्ट ना। ओनली वन टाइप ऑफ एटम रहेगा तो उस एटम का बैठने का जगह जो रहेगा, ओनली वन टाइप के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलेंगे। लेकिन अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम रहेगा तो उस केस में जिसका साइज बड़ा रहता है वो जहाँ जाकर बैठता है वो मेरा लैटिस पॉइंट रहेगा, करेक्ट। ओके, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है, लिखिए, इफ लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, if lattice point only at the corner of unit cell, then it is called primitive. If lattice points are found only at the corner of unit cell, if lattice point found only at the corner of unit cell, then it is called, बोलिए क्या बोलेंगे? यस, नॉन प्रिमिटिव लिखिए। इफ लैटिस पॉइंट फाउंड एट द कॉर्नर एज वेल एज, इफ लैटिस पॉइंट फाउंड एट द कॉर्नर एज वेल एज इनसाइड द यूनिट सेल, if lattice point found at the corner as well as inside the unit cell, यहां तक लिख लिया विज्ञान, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर में बैठा रहेगा, अब बहुत दूर तक वो ऑर्डर मिलेगा, मतलब बढ़िया क्रिस्टलाइन है, राइट। बट समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि कुछ देर तक ऑर्डर में है, उसके बाद ऑर्डर ब्रेक हो गया तो वहाँ से उसका पार्ट एमॉर्फस का कैरेक्टर ले लिया, ठीक। चलिए, वन डायमेंशनल यूनिट सेल, और जैसे बता रहे हैं ना वैसे ही आगे बढ़िए मेरे साथ अब, क्योंकि जनरली होगा क्या कि आप लोग डायरेक्टली BCC, FCC, CCP, HCP, बट JMN को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा 2 डायमेंशनल में पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। जब प्लीज़ मेरे साथ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायमेंशनल यूनिट सेल
के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि आप उसको अरेंज कर सकते हैं। तो सर वन डायमेंशनल यूनिट सेल में क्या चाहिए, दो स्फीयर के बीच का गैप, राइट। एक ही डायरेक्शन मतलब एक लाइन पे बैठाना है, तो उसके लिए मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, जब एक लाइन पे बैठाना है तो इसके बीच का डिस्टेंस, करेक्ट। इसका मतलब हुआ कि फॉर वन डायमेंशनल यूनिट सेल हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, कितना वैल्यू चाहिए आपको इसको सजाने के लिए, वन पैरामीटर, दैट इज ओनली व्हाट, गैप बिटवीन टू स्फीयर, गैप बिटवीन, एटम को यहाँ पे स्फीयर मानेंगे, एटम को क्या मानेंगे, स्फीयर। आज के बाद दिमाग में बैठा लीजिए, सॉलिड स्टेट में ऐसे भी एटम को स्फीयर मानते हैं, राइट। लिखिए, फॉर वन डायमेंशनल यूनिट सेल ओनली वन पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, दैट इज गैप बिटवीन टू स्फीयर, दैट इज गैप बिटवीन टू स्फीयर। हो गया ना। चलिए, टू डायमेंशनल यूनिट से का इंफॉर्मेशन बताने के लिए कितना पैरामीटर का रिक्वायरमेंट होगा, भाई ये टू डायमेंशनल मोशन थोड़े है कि दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, टू डायमेंशनल डायग्राम नहीं है या टू डायमेंशनल मोशन नहीं है रेस्टल मोशन का कि, एक मिनट रुकिए, सॉरी मैं भी आपके साथ मोशन ही लिख दिया। देखिए, टू डायमेंशनल यूनिट सेल, टू डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए मिनिमम 3 पैरामीटर रहेगा तब काम चल पाएगा, राइट। बोलिए क्या क्या सर, यहाँ देखिएगा अभिज्ञान, सुन पा रहे हैं, हाँ ध्यान से सुनिएगा पूरा क्लास में, नहीं तो इस चैप्टर से आप साथ चलिए फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में तो ज्वाइन करते नहीं हैं। कवर कर लीजिए जल्दी से कोर्स को। तो टू डायमेंशनल में लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, और इसके बीच का एंगल भी चाहिए, राइट। मिनिमम 3 पैरामीटर रहेगा तब कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू डायमेंशनल यूनिट सेल का हम लोग बता पाएंगे, राइट। इसलिए टू डायमेंशनल मोशन नहीं है कि टू कोऑर्डिनेट सिर्फ, यहाँ पे टू डायमेंशनल यूनिट सेल है, देन हाउ मेनी मिनिमम पैरामीटर आर रिक्वायर्ड। लिखिए, फॉर टू डायमेंशनल यूनिट सेल 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। क्या क्या चाहिए, लेंथ, और क्या चाहिए, बोलिए भाई, विड्थ एंड, एक ही बात है ना, विड्थ भी बोल देते हैं, समझ तो गए ना आप लोग, एंड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, इसको मैं गामा से इंडिकेट कर रहा हूं, एंड वन एंगल दैट इज इक्वल टू गामा, करेक्ट। मतलब इतना चाहिए। तो आप लोग को नहीं लगता सर इसमें तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, बहुत डिफरेंट टाइप का रहेगा। इसका मतलब टू डायमेंशनल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टू डायमेंशन, वन डायमेंशन समझेंगे तो टू डायमेंशन समझ में आएगा, और टू डायमेंशन समझेंगे तो 3 डायमेंशन समझ में आएगा, करेक्ट। लिखिए, टू डायमेंशन में स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल, यस, हाँ, इट इज़ द टाइप ऑफ टू डायमेंशनल यूनिट सेल। लिख इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइप ऑफ स्क्वायर, टाइप ऑफ टू डायमेंशनल यूनिट सेल। एवरीवन यहाँ देखिए, तो स्क्वायर यूनिट सेल का कैरेक्टर क्या रहेगा, कंडीशन ए इक्वल टू बी और गामा इक्वल टू 90 डिग्री,
और स्क्वायर यूनिट सेल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्क्वायर, इसको लिखना भी है, स्क्वायर यूनिट सेल में मेरा एटम कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर रहेगा, राइट। आइए हम लोग 2 डायमेंशन का बात कर रहे हैं एवरीवन, करेक्ट ना। इसका मतलब स्क्वायर यूनिट सेल इज द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिमेटिव या प्रिमेटिव, प्रिमेटिव। और इट इज वेरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर टास्क दिया गया है कि बिल्कुल स्क्वायर 2 डायमेंशन में स्क्वायर यूनिट सेल ही बनाना है और उसमें भी एकदम बिल्कुल क्लोज करना है, मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाना पैकिंग का, तो इसको अब क्या दूर दूर रखेंगे या इसको एकदम बिल्कुल सटाकर, इसलिए मैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो एक्चुअली होता उल्टा है। तो यहाँ पे डायग्राम को नीट एंड क्लीन के लिए मैंने इस स्फीयर को ऐसे दूर दिखाया है। सो मेनी टाइम्स स्फीयर, ये दोनों स्फीयर टच करते रहेगा, तो जहाँ पे टच करते रहेगा वहाँ पे मैं इंडिकेट कर दूंगा या आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा। तो ये हो गया ना, इसका मतलब है कि स्क्वायर यूनिट सेल में कहाँ पे रहेगा स्फीयर, कॉर्नर पे रहेगा, अंदर में नहीं रहेगा। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिमेटिव यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन, राइट। तो सर इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कैरम खेले हैं, वेरी गुड। ये कौन सा अरेंजमेंट था, 1 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग, नहीं एकदम सटा सटा कर रखे हैं, 1 डायमेंशन का क्लोज पैकिंग। भाई ये तो बहुत सिंपल सा बात है ना, कि शुरुआत ही अच्छा होगा तो वहाँ से आगे भी स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। 1 डायमेंशन में क्लोज नहीं रखेंगे तो 2 डायमेंशन में और भी उसमें खाली जगह बचते चला जाएगा, 3 डायमेंशन में सबसे ज़्यादा फिर बच जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में ये 1 डायमेंशन का आपको कोई टास्क दे दिया कि एक ही लाइन पे सजाना है लेकिन मैक्सिमम स्फीयर रखना है, तो क्या कीजिएगा, स्फीयर को टच कराते हुए रखिएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे ऐसा ही एक और लाइन दिमाग में अगर नहीं सेट करेगा तो कंचा याद कीजिएगा, कंचा समझते हैं, यस मार्बल। तो एक्चुअल में ऐसा ही एक और आपके पास है, उसको रखने का तरीका अब बिल्कुल बोला गया है कि आप आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि जस्ट इसके नीचे, करेक्ट ना, इसके ऊपर नहीं रखना है, उसी प्लेन में। तो नहीं तक सर ये हम लोग 2 डायमेंशन में ही सजा दिए सिर्फ, ओके। इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दिए, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दिया, इसके सेंटर को इससे सेंटर से मिला दिया, इसके सेंटर को इससे सेंटर से मिला दिया, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो मेरा अरेंजमेंट है वो 2 डायमेंशन में इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर यूनिट सेल, राइट। जो मैंने अरेंजमेंट दिखाया था ये 2 डायमेंशन में किसका एग्जाम्पल था, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर यूनिट सेल, करेक्ट। और जो मेरा अरेंजमेंट, मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया, और जो मेरा अरेंजमेंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट उस अरेंजमेंट में क्या हम लोग बोल सकते हैं 2r इक्वल टू a, जहाँ पे a इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। आपके सामने ही तो है, यही मेरा स्क्वायर है, a b c और d, राइट। तो यहाँ पे अगर स्फीयर का रेडियस r है और बिल्कुल टच कर रहा है तो 2r इक्वल टू a लिखने में कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और 2 डायमेंशन का बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में वॉल्यूम मिलेगा या एरिया मिलेगा, वेरी गुड, एरिया मिलेगा। तो सर एरिया नज़र कैसे आएगा, नज़र तो आ रहा है कंचा, मार्बल, स्फीयर, कोई बात नहीं है, 4 मार्बल रख दिए है ना,
और उसको बीच से ऐसे कट कर दीजिए। भाई कट करने के बाद इमेजिन तो कर सकते हैं। अब मेरे पास कोई प्रोजेक्टर है नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, डिस्क नजर आएगा, राइट। भाई स्फीयर का 2 डायमेंशन में प्रोजेक्शन क्या होगा, डिस्क नॉट सर्कल। एक काम कीजिए, आज घर पे जाकर चेक कर लेना है। एक स्फीयर लीजिएगा, ठीक है, और रूम का लाइट ऑफ करके उस पर टॉर्च जलाना है। एक स्फीयर बिल्कुल को हैंग करके ऐसे दीवार में यहाँ पे हैंग कर दीजिए और टॉर्च जलाइएगा, देखिएगा उसका शैडो क्या बनता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खाली पूरा डार्क ऐसे बनेगा, राइट। दैट इज काइंड ऑफ डिस्क। सर्कल रहता तो सिर्फ यहाँ पे डार्क बनता, पेरीफेरी पे, राइट। तो 2 डायमेंशन स्फीयर का 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन क्या होगा, डिस्क, राइट। अब उसको सर्कल का एरिया बोलेगा तो काम चलेगा, राइट। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, जो भी बोल रहे हो वहाँ क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्फीयर इनसाइड द स्क्वायर यूनिट सेल, जो मेरा अरेंजमेंट है। लुक्स ऐसा लग रहा है कि सर ये तो 4 स्फीयर से बना हुआ है, बट 4 स्फीयर से तो बना हुआ है, बट इस स्फीयर का ये पार्ट ही तो इसके अंदर है। उसी को हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर इन इनसाइड द यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे अभिज्ञान, इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर इनसाइड द यूनिट सेल, राइट। तो वन कैसे होगा, तो सर 1 मिनट, 1 कॉर्नर इस स्क्वायर के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/4 कर रहा है, राइट। और ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है, 4। तो इसका मतलब है कि सर इस स्क्वायर के अंदर टोटल इफेक्टिव स्फीयर आया 1, राइट। नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड द स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1। क्या बोले, हाँ, नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर। हम लोग तो सोच रहे हैं, इट इज़ नो डाउट, हम लोग सोच रहे हैं उसका डिस्क के फॉर्म में, बट एक्चुअली हम लोग सजा तो रहे हैं स्फीयर को ना 2 डायमेंशन में। एटम तो स्फीयरिकल ही रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल एरिया कितना था, टोटल एरिया अवेलेबल यूनिट सेल में कितना था एवरीवन, तो सर ए स्क्वायर था। स्क्वायर का एरिया, यूनिट सेल का टोटल एरिया अवेलेबल ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल, मेरे पास कितना जगह था। और हम लोग 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो एरिया का बात करेंगे, 1 डायमेंशन में बात करेंगे तो लेंथ का बात करेंगे, 2 डायमेंशन बात करेंगे तो एरिया का बात करेंगे, 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो वॉल्यूम का बात करेंगे, राइट। 3 डायमेंशन में रहेगा तो मैं बोलूँगा टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। 2 डायमेंशन में क्या बात करेंगे, टोटल एरिया अवेलेबल, इज इट राइट। तो टोटल एरिया अवेलेबल इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट। बट इस टोटल एरिया में कितना एरिया ऑक्यूपाइड हो गया, एरिया ऑक्यूपाइड मेरे डायग्राम में, जो मेरा डायग्राम है, करेक्ट ना। तो टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, तो सर टोटल स्फीयर तो यहाँ पे लुक्स लाइक 4, बट इफेक्टिव स्फीयर तो 1 ही है, राइट। तो उस स्क्वायर का 2 डायमेंशनल एरिया कितना होगा, हम लोग का स्क्वायर का सरफेस का एरिया चाहिए या 2 डायमेंशनल एरिया। तो 2 डायमेंशनल एरिया मतलब इट इज काइंड ऑफ 1 डिस्क, राइट। इट इज काइंड ऑफ 1 डिस्क, कितना, हाउ मच, ओके। तो आपके पास एरिया अवेलेबल इतना था और आपका स्फीयर से भरा इतना, तो कुछ जगह खाली रह गया। तो
एक टर्म होता है स्टूडेंट जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। कौन सा? यस, तो पैकिंग फ्रैक्शन इन टू डायमेंशन के लिए क्या फार्मूला बनाइएगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन इन टू डायमेंशन, नॉट इन थ्री डायमेंशन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इन टू डायमेंशन का मतलब होता है टोटल एरिया ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अवेलेबल, राइट? एरिया के टर्म में टोटल एरिया ऑक्यूपाइड आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अवेलेबल, ठीक है? तो टोटल एरिया कितना ऑक्यूपाई किया गया है? पाई आर स्क्वायर। और अवेलेबल कितना था? तो अगर ए और आर के बीच में रिलेशन नहीं पता रहेगा तो एक ए वैल्यू आपसे निकाल पाएगा? तो इसका मतलब क्वेश्चन में इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही रहेगा। दैट्स वाई कि कुछ ना कुछ एक आपके पास डेटा रहेगा, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, विदाउट नोइंग द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर यू कैन नॉट फाइंड आउट द पैकिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब सबसे कमाल का बात रहेगा कि कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दिया रहेगा या मैं समझाऊंगा जिसमें ए और आर के बीच में रिलेशन पता रहेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में जो आपको एग्जाम्पल में समझाने के लिए लिया, तुम डायरेक्ट मैंने खुद ही बोल दिया था कि ए स्फीयर आपस में टच कर रहा है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू 2r है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, बोलिए, 4r स्क्वायर, मतलब पाई बाई 4। और पाई बाई 4 का वैल्यू कितना? 3.14 डिवाइड बाई 4 कीजिए, हाउ मच? 0.78। इसका मतलब 78% एरिया इसका ऑक्यूपाइड था, राइट? कब? जब ऑल स्फीयर आर वेन, नहीं इसको ऐसे पढ़ेंगे, पास पास नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे वेन स्फीयर्स आर टचिंग अलोंग द साइड लेंथ, एज लेंथ, राइट? यहाँ पे स्फीयर, क्या सारा स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है, या क्या स्फीयर अलोंग द डायगोनल टच में है? तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, वेन स्फीयर आर टचिंग अलोंग द एज लेंथ। लिखिए, वेन स्फीयर आर टचिंग अलोंग द एज लेंथ। देखिए, पहले से आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, बट मैं ये सोच कर स्टार्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो आप फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो जीरो लेवल पे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो खाली जगह कितना रह गया? तो सर पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड फ्रैक्शन ऑलवेज 1 रहेगा, राइट? तो क्या यहाँ से वॉइड फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, 0.22 जगह खाली रह गया, हो गया ना? अब बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर है, यही था ना 2 डायमेंशन में। अब स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऐसा ही एक स्ट्रक्चर, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा नीट में तो बन जाएगा। इसका पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालने के लिए आता तो भाई बिल्कुल डिट्टो दो ऐसा है, और इसको उठाकर जस्ट इसके ऊपर रख दिए, इसका नाम बोलते हैं ए। इसको लिखना नहीं है, बिल्कुल ए के ऊपर ई को रख देंगे, बी के ऊपर एफ को रख देंगे, और डी के ऊपर जी को रख देंगे, और सी के ऊपर एच को रख देंगे, टच कराते हुए, और तब सेंटर से सेंटर मिला देंगे। क्या बनेगा देखिए तो, दिमाग दौड़ाइए 3 डायमेंशन में। क्यूब बनेगा, और वैसा क्यूब बनेगा जिसमें स्फीयर्स आर टचिंग टू ईच अदर अलोंग द एज लेंथ, नॉट अलोंग द डायगोनल, राइट? इसको अभी लिखना नहीं लिखना है, 3 डायमेंशन पढ़ाएंगे, राइट? इसका मतलब नहीं लगता कि 2 डायमेंशन कॉन्सेप्ट से 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर का ज़्यादा नॉलेज होगा।
इसे जो भी क्लोज पैकिंग रहता है वो एक्चुअल में जो भी आपका आपका सिलेबस का पार्ट है क्लोज पैकिंग, जैसे कैसे अभी कुछ स्टूडेंट बोले थे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन एक्चुअली क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से ही स्टार्ट होता है। इसी द वजह कि हम लोग को 2 डायमेंशन का भी क्लोज पैकिंग का नॉलेज होना पड़ेगा। ओके, चलिए ये तो जस्ट एक डेमो ले रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आता है 2 डायमेंशन का चाहिए होगा, ठीक है। और 2 डायमेंशन में अगर पुअर पैकिंग है तो उसी स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशन में अगर रिपीट करेंगे, अगर 2 डायमेंशन में ही पुअर पैकिंग हो गया मतलब शुरुआत खराब हो गया 2 डायमेंशन में, तो उसी से 3 डायमेंशन अगर बनाइएगा तो और भी उसमें पैकिंग कम रहेगा, नजर आएगा, कम होते जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। कोई मैं बिल्डिंग तो बना के देखा नहीं हूँ, पर प्रॉब्लम बनाते बनाते देखा हूँ, ऑब्जर्व किया हूँ कि जिसका 2 डायमेंशन में पुअर पैकिंग है उसका 3 डायमेंशन में और भी पुअर होते चला जाता है। मतलब शुरुआत खराब तो लास्ट में भी खराब और भी वर्स्ट होते चला गया, राइट। चलिए और क्या हो सकता है 2 डायमेंशन में? रेक्टेंगल, ये आप जानते हैं। रेक्टेंगल का क्या क्राइटेरिया रहेगा? ए नॉट इक्वल टू बी बट गामा इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमेटिव या नॉन प्रिमेटिव। कॉर्नर पे ही तो सिर्फ, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमेटिव। हेक्सागोनल यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल यूनिट सेल का क्या रहेगा? ए इक्वल टू बी बट गामा इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गया स्टूडेंट? ए इक्वल टू बी बट गामा इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक डायग्राम बनाइए। ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग बढ़िया से सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे? ओके, बिल्कुल। अब यहाँ पे आइडेंटिकल स्फीयर लेकिन इन दोनों के बीच में, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करते हैं। कैरम में ऐसे ही तो सजाते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए जो मैंने जिसको लाइन ड्रॉ किया, सेंटर से सेंटर मिलाया, तो नहीं लगता कि रेगुलर हेक्सागोन बन गया। और रेगुलर हेक्सागोन में और रेगुलर इरेगुलर नहीं, रेगुलर हेक्सागोन में साइड लेंथ क्या है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, मतलब सब एक सेम रहेगा। तो एक्चुअल में ध्यान से देखिएगा तो रेगुलर हेक्सागोन है, इट इज द एग्जाम्पल। तो सर रेगुलर हेक्सागोन तो का तो कॉर्नर तो यही है, राइट। रेगुलर हेक्सागोन का कॉर्नर देखिए तो आपको लुक्स लाइक दिस वन, एक्चुअली ऐसा दिख रहा है। इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और नो डाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए
मुझे यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसमें स्फीयर आर टचिंग टू ईच अदर अलोंग द साइड लेंथ, राइट। पर थोड़ा डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मेनी टाइम्स मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पे स्फीयर है, बट वो जहाँ पे टच करते रहेगा तो वहाँ बता देंगे बोथ स्फीयर आर टचिंग अलोंग द साइड लेंथ, मतलब ए दिस काइंड ऑफ दिस वन, करेक्ट। अब बताइए, इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिमेटिव या नॉन प्रिमेटिव? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमेटिव। अब देखिए, प्रिमेटिव है या नॉन प्रिमेटिव है? इट इज़ वेरी, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी, यहाँ पे आप लोग गेस कर लेते हैं। गामा यहाँ पे 120 बोला था या 60? 120 नहीं बोला था, 60 बोला था, राइट। इसका मतलब है कि इस टाइप का नहीं, इसका मतलब है कि सर हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाने के लिए जो बनेगा उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर को ऑल डायरेक्शन में 2 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो हम लोग को ऐसा बनते रहेगा, राइट। इसका मतलब है ये जो रेगुलर हेक्सागोन बना है वो इस टाइप का कितना स्ट्रक्चर को मिलाकर बना है? 3 स्ट्रक्चर ना, 1 2 3, 1 2 3, राइट। इस टाइप का, इसका ऐसा 3 को मिला देंगे तो रेगुलर हेक्सागोन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो अब अगर सिर्फ इसको देखिएगा, यहाँ से तो लगता कि नॉन प्रिमेटिव, पूरा सिर्फ हेक्सागोन को देखते रहता तो आपको नजर आता लुक्स लाइक नॉन प्रिमेटिव, ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बट हेक्सागोन यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमेटिव, राइट। 2 डायमेंशन में है। तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे A इक्वल टू बी एंड गामा इक्वल टू ए एंगल 60 डिग्री, राइट। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमेटिव, सॉरी दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमेटिव। जस्ट सिर्फ आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। इसका मतलब हेक्स क्यों नहीं, इसको तो ऐसे सिर्फ ड्रॉ कर दिए ना, इसे ऐसा लगता है कि ऐसा उठ गया, राइट। बट ये जस्ट मैं डिवाइड किया हूँ कि बस ये जो हेक्सागोन बना है उसके लिए मेरा मिनिमम क्राइटेरिया इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो मेरा काम चल जाएगा, राइट। और ऐसा 3 स्ट्रक्चर से, यस इट इज़ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन बस ऐसा इस टाइप का स्पेशल, अगर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें ए इक्वल टू बी और गामा इक्वल टू 60, राइट। उसी को हेक्सागोन यहाँ पर नाम दे दिया गया है क्योंकि इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। नहीं तो कंफ्यूजन होने के लिए तो यहाँ पर रुक रहे हैं। अब मेरा भी मजबूरी है कि मैं इसको हेक्सागोन ही बोलूँगा, राइट। अगर मैं आपको खुश किसी को भी खुश करने के लिए बोल भी दिया तब भी आगे चल के और भी मिस्टेक हो जाएगा। बेटर है कि अभी थोड़ा ख़राब लगेगा वो बेटर है, या इसको आपको समझाने के लिए ही नहीं इस तो काइंड ऑफ नॉन प्रिमेटिव बोल दीजिए। बट एक्चुअली इसे बताया गया कि इस ऐसा 3 स्ट्रक्चर से हेक्सागोन बनाते हैं और इसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है, करेक्ट। चलिए जस्ट इंट्रोडक्शन है, पहला क्लास है ना। अब लिखिए रोम्बिक, रोम्बिक यूनिट सेल। तो रोम्बिक यूनिट सेल में नहीं तो इट इज काइंड ऑफ रोम्बस। ए इक्वल टू बी रहेगा लेकिन गामा नॉट इक्वल टू 60, ए इक्वल टू बी बट गामा नॉट इक्वल टू 60 और नॉट इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों के लिए आपने नाम दे दिया। 90 के लिए स्क्वायर बोल दिया और 60 के लिए हेक्सागोन बोल दिया, राइट। इसका मतलब है रोम्बस में तो साइड लेंथ सेम रहता है बट उसमें एंगल ए एंगल ना ही 60 रहेंगे ना ही 90 रखेंगे, करेक्ट है एवरीवन। चलिए ए भी एक नाम दिया गया है। नेक्स्ट
पैरेललोग्राम, वो उतना खास इंपॉर्टेंस हम लोग के लिए नहीं है। हालांकि ये भी मेरा पैरेललोग्राम के जैसा ही है, बट इसका मेन तो जो मेरा स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल यूनिट सेल है। ए नॉट इक्वल टू बी एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ज्योमेट्री 9th और 10th के हिसाब से देखिएगा तो सब पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी, राइट। बट सॉलिड स्टेट में कुछ डिफाइन किया गया है स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लिख लीजिए। तो एक्चुअली मुझे 2 डायमेंशन में जो मेरा सबसे खास इंटरेस्ट का था, जो मेरे सिलेबस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था स्क्वायर और हेक्सागोनल। ये दो मेरा काम का रहेगा, समझ गए। अब हेडिंग बनाइएगा, अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन हेडिंग रहेगा, 2 डायमेंशन का इतना ही था, अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ ध्यान सुनिएगा, अभी जो मैं अरेंजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ वो किसी सॉल्ट के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पे वॉइड में कौन सा जाएगा उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन और ब्रैकेट लिखिए, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर यूज्ड, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर यूज्ड। यस, अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अब ब्रैकेट में ओनली वन टाइप को छोड़कर एक दूसरा हेडिंग बनाइए, बेटर रहेगा। अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन एंड व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट लैटिस पॉइंट, एंड व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट लैटिस पॉइंट। इसका मतलब मेरा हेडिंग क्या है शुभांकर, अरेंजमेंट इन व्हाट 3 डायमेंशन, लेकिन वहाँ पे एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लैटिस पॉइंट पे। इसका मतलब है कि जो भी मेरे सिलेबस का पार्ट है उसमें लैटिस पॉइंट मुझे जानना पड़ेगा, राइट। इसमें जो फर्स्ट मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम। शॉर्टकट में सो मेनी टाइम्स में SCS लिखते रहूँगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। अभी इसका कैलकुलेशन और डेंसिटी का बात नहीं करेंगे, अभी कुछ स्ट्रक्चर का सिर्फ लैटिस पॉइंट बताऊंगा। और लैटिस पॉइंट किसी भी यूनिट सेल में 3 डायमेंशन में लैटिस पॉइंट का मतलब जहाँ पे स्फीयर जाकर बैठेगा, राइट। तो यहाँ देखिए, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में लैटिस पॉइंट होता है कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कहाँ पे रहता है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। करेक्ट है एवरीवन। यहां लिखिए, इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम लैटिस पॉइंट, इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब 1 मिनट रुकना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर मैंने आपको टास्क दिया कि इस टाइप का क्यूब, क्योंकि अब ये मेरा यूनिट सेल है, ये मेरा क्या है, एवरीवन सुन पा रहे हैं। तो ये मेरा अगर यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में अगर आगे बढ़ाना है, राइट, इसका मतलब है कि आगे पीछे करते हैं। और तब मैं आपको बोलता हूँ
कि बहुत आपके पास आपको जितना क्यूब चाहिए उतना आप क्यूब ले सकते हैं। एक कॉर्नर कितने क्यूब के टच में रहेगा? दिमाग दौड़ाइए तो। 8 क्यूब, 4 एक प्लेन में रखेंगे, राइट। 8 यहाँ देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा शुभंकर, थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन का मैग्निफिकेशन को बढ़ा लेना है, ठीक है। ये साइड वाला एज है, साइड वाला, ठीक है। क्यूब में कितना साइड होता है, फेस कितना होता है? 6 फेस, ऐसे 4, एक ऊपर एक नीचे, राइट। इसके बगल में क्यूब रखेंगे तो कितना क्यूब हो गया? 2। और उसके आगे 2 रखेंगे, कितना हो गया? 4। बट उन चारों क्यूब का बॉटम का प्लेन सेम रहेगा, राइट। 4 क्यूब हो गया। अभी भी एक कॉर्नर मुझे नजर आ रहा है, इस कॉर्नर को ढक देना था। वह उसके ऊपर क्या 4 क्यूब रख सकते हैं? तब आपका एक कॉर्नर ढक गया, राइट। और उस केस में एक कॉर्नर कितने क्यूब के टच में है? सर इंक्लूडिंग दिस वन, एक खुद का मिलाकर 8, राइट। इसका मतलब हुआ भाई कि ये जो क्यूब है, एक कॉर्नर है, वो 8 क्यूब के लिए कॉमन कॉर्नर है, राइट। 3 डायमेंशन में देखिएगा ऐसा थोड़े, हाँ कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत सारा, यहाँ देखिएगा, आपको मैं बोला कि एक लाइन पे, इस लाइन पे 4 स्क्वायर का बॉक्स बनाना है। 4 स्क्वायर का बॉक्स बिना गैप क्रिएट किए हुए कैसे बनाइएगा शुभंकर? तो सर इसके बगल में एक और बनाएंगे, राइट। क्लियर? सर इसके बगल में एक और बनाएंगे, तो आपका ये जो लाइन है वो सिर्फ इस स्क्वायर के लिए काम में आएगा या इसके लिए, या दोनों के लिए कॉमन लाइन हो गया? लीजिए, तो आप खुद ही समझे हुए थे। और फिर मैं बोला कि ठीक है 4 स्क्वायर कर दी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ से यहाँ तक कर दिया, राइट। इसका मतलब है दिस लाइन इज द कॉमन फॉर व्हाट? दिस लाइन इज द कॉमन फॉर 2 स्क्वायर। उसके लिए आप लोग को 2 लाइन ये वाला ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं था, राइट। अब बताइए, यहाँ से ए और जिसमें मैं टिक लगाया हूँ, कितना स्क्वायर का बॉक्स? और कल मैं टास्क देता हूँ, आप लोग इतना ब्लॉक खेले हैं बचपन से में, 4 ब्लॉक लीजिएगा, ठीक है। 8 ब्लॉक लीजिएगा, करेक्ट। और 4 को ऐसे एक सेम प्लेन में उसके ऊपर 4 रखना है। एनीवे ये जो 2 डायमेंशन में समझ लीजिए, 3 डायमेंशन में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक कॉर्नर कितने स्क्वायर के लिए कॉमन कॉर्नर? 4। इतना समझ में आ गया? ओके। अब मैं बोला हूँ कि से एक काम कीजिए, ये जो 4 मेरा, ध्यान सुनिएगा, आप सुन पा रहे हैं तभी तो समझाऊंगा। ओके, ये जो 4 फेस है उसके अंदर, इस मेरे व्हाइट बोर्ड के अंदर इमेजिन कीजिए कि एक्चुअली जो 4 फेस है वो 4 क्यूब का क्या है? अपर फेस है, बॉटम का नहीं। अपर फेस, ए वाला फेस है, राइट। अब बाकी का जो उसका जो वॉल्यूम है वो इस दीवार के अंदर, व्हाइट बोर्ड के अंदर है, राइट। इमेजिन कर लिए, ये वाला फेस है, ये वाला फेस, ये जो टिक लगाया हूं, इसका मतलब पूरा क्यूब कहाँ है? इस व्हाइट बोर्ड के अंदर है, राइट। ओके, अब इसके ऊपर एक और क्यूब रख दिए, इसके ऊपर एक और क्यूब, इसके ऊपर भी एक और क्यूब, इसके ऊपर भी एक और क्यूब, और इसके ऊपर भी एक और क्यूब। कितना क्यूब हो गया? 8 क्यूब, राइट। तो ये जो कॉर्नर है वो कितने क्यूब के लिए कॉमन कॉर्नर रहेगा? कितने क्यूब के साथ टच में रहेगा? 8 क्यूब के लिए, राइट। अब समझ में आ गया? यस। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए
यहाँ पे जो स्फीयर रहेगा, जब इतना मेहनत कर ही चुके हैं तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो स्फीयर रहेगा, आपको नहीं लगता कि सर वो स्फीयर आधा तो इस व्हाइट बोर्ड के अंदर रहेगा और आधा व्हाइट बोर्ड के बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि उस स्फीयर को डिस्ट्रीब्यूट होना है कितना क्यूब में, उस स्फीयर को डिस्ट्रीब्यूट होना है 8 क्यूब में, राइट। आपको अगर ऐसे बोल दिया गया कि एक आपके पास कोई खाने वाला मिठाई है लेकिन जो स्फेरिकल है शेप का, और उसको 8 फ्रेंड में डिवाइड करना है, लेकिन सेंटर सबको मिलेगा, सेंटर सबको, सेंटर मतलब ये सेंटर, राइट। कैसे डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड कर लेंगे ना, बिल्कुल वही डिवीजन होगा यहाँ का स्फीयर का, करेक्ट। तो एक्चुअली सिंपल क्यूबिक सिस्टम में वन ऑफ द कॉर्नर कितने क्यूब के साथ कॉमन कॉर्नर, कितने क्यूब के लिए कॉमन कॉर्नर का काम करता है, 8 क्यूब का 3, अभी तो 8 बता रहे हैं, 8 ना। तो इसका ये पूरा स्फीयर इस क्यूब के अंदर रहेगा या इसका 1/8 पार्ट सिर्फ वन ऑफ द क्यूब के अंदर रहेगा, 1/8 पार्ट रहेगा, करेक्ट। बजा यहाँ पे जो स्फीयर रहेगा उसको 8 क्यूब में बंटना पड़ेगा, यहाँ जो स्फीयर रहेगा उसको कितना क्यूब में जाना पड़ेगा, 8 क्यूब में रहेगा। क्यों जाना पड़ेगा सर, ये जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है, राइट। तो यहाँ पे जो भी एटम रहेगा वो 8 का 8 क्यूब के लिए काम में आएगा। दैट्स वाई हाउ मच इफेक्टिव स्फीयर प्रेजेंट ऑन वन ऑफ द कॉर्नर इनसाइड वन ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ जो पूरा एक एटम है वो पूरा का पूरा इसका वहाँ यहाँ जो है वो पूरा का पूरा इस क्यूब के अंदर रहेगा या 1/8 रहेगा। इसका मतलब है इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम स्फीयर पर, यहाँ से आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये दूसरी बात है कि टर्म एग्जाम नवंबर में, इसका मतलब ये नहीं कि बिना समझे वो पढ़ना है। चलिए, तो एक्चुअल इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम a sphere present on corner contribute 1/8 for one of the cube, right? Yes, sir. सही बोला, लिखिए। In case of simple cubic system, a sphere present on, in case of simple cubic system, a sphere present on one of the corner contribute how much? 1/8 for one of the cube, 1/8 for one of the cube. तो टोटल इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड वन ऑफ द सिंपल क्यूबिक सिस्टम, यहां देखना है एवरीवन, टोटल इफेक्टिव स्फीयर इनसाइड वन ऑफ द क्यूब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में भाई 1/8, और ऐसा से 8 कॉर्नर ना, ये देगा 1/8, ये देगा 1/8, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू हाउ मच, 1। अब देखिए सॉलिड स्टेट इतना मेहनत से पढ़े हैं तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दें आपके लिए, लेकिन मैं पढ़ाया नहीं हूँ, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो गॉस लॉ तो पढ़ा ही है स्कूल में। टोटल फ्लक्स इक्वल टू ऐसा फार्मूला पढ़े हैं, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। अगर कोई क्यूब है उसके 8 कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज है, राइट, तो नेट टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्यूब इक्वल टू व्हाट, यस। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल किसी पार्टिकल का ही रहेगा ना, स्फीयर टाइप का, राइट। तो यहाँ पे क्यूब है लेकिन कॉर्नर के लिए इस इनसाइड कितना रहेगा, क्यू या 1/8 ऑफ क्यू, तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा सर, क्यू इनक्लोज तो हो जाएगा 1/8 इंटू 8, राइट, मतलब क्यू। तो नहीं था सॉलिड स्टेट का, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा होगा सॉलिड स्टेट का इन्फॉर्मेशन लगा दिया, अदरवाइज कमाल करके आ जाते 8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर या तो नहीं भी समझ में आता, बट यहाँ पर सॉलिड, इसका मतलब इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना रहा, क्यू रहा 1/8 इंटू 8, राइट।
आप लोग समझे मैंने क्या सॉल्व किया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा नीट के लिए। ओके, तो शुभांकर आज के बाद क्यूब का, कोई भी क्यूब को अगर 3 डायमेंशन में फैलाते हैं तो क्यूब का 3 डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक सिस्टम में, तो वन ऑफ द कॉर्नर कितने क्यूब के टच में रहेगा? 8 कॉर्नर के टच में रहेगा, राइट। चलिए इसको हटाएं। ओके, अभी सिर्फ लैटिस पॉइंट देख रहे हैं। उन सारे लैटिस पॉइंट के वजह से ये जो इफेक्टिव स्फीयर निकाले ड्यू टू लैटिस पॉइंट, मैंने ये नहीं बोला कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर ऑलवेज वो एक ही स्फीयर रहेगा। सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर इफेक्टिव स्फीयर 1 होगा ड्यू टू लैटिस पॉइंट, राइट। लैटिस पॉइंट पे जब एटम जाएगा तो उसके वजह से 1 रहेगा। इट माइट भी आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम, आप ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने तो बोला था सिंपल क्यूबिक सिस्टम में z = 1 लेने के लिए। समटाइम्स भाई ऐसा हो सकता है ना किसी कारण से कि मेरा क्यूब है, राइट, इसको लिखा नहीं है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम ही है, अब बीच में खाली जगह था, यहाँ पे कोई दूसरा आइटम आके बैठ गया, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो इफेक्टिव स्फीयर लिए हैं z = 1 ओनली ड्यू टू लैटिस पॉइंट, राइट। अब 20 जगह जो खाली जगह है उसमें भी अगर आके बैठ जाएगा तो z का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये राइट। इसलिए यहाँ पे जो z = 1 बताए हैं ड्यू टू ओनली व्हाट, ड्यू टू ओनली लैटिस पॉइंट। चलिए BCC का फुल फॉर्म, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में लैटिस पॉइंट क्या रहेगा। लैटिस पॉइंट को बिल्कुल मेमोराइज करना है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में, अच्छा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिमिटिव या प्रिमिटिव इन 3 डायमेंशन। प्रिमिटिव सिर्फ कॉर्नर पे था, राइट, बट BCC में बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में स्फीयर लैटिस पॉइंट कॉर्नर ऑफ द क्यूब होता है और इस स्फीयर के, इस क्यूब के सेंटर पे भी होता है। क्यूब का सेंटर, यहाँ देखिए क्यूब का सेंटर, तो नहीं रहता कि ये बिल्कुल अंदर में रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। BCC में क्यूब का सेंटर इज नॉट द खाली जगह, वॉइड नहीं है, इट इज नोन एज लैटिस पॉइंट, राइट। ऐसा नहीं कि इसको वो ऐसा सोचे कि क्यूब था सिंपल क्यूबिक सिस्टम, उसको बीच में खाली जगह सर ने रख दिया, ऐसा नहीं है। BCC के लिए सेंटर ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो ए लैटिस पॉइंट। तो पहले तो आपको नोट करके दिमाग में ये रखना चाहिए कि BCC में लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ रहेगा। लैटिस पॉइंट कहाँ रहेगा? कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज सेंटर ऑफ द क्यूब, राइट। लिखिए एक लाइन, इन BCC लैटिस पॉइंट, इन BCC लैटिस पॉइंट is corner of the cube and center of the cube. In BCC, lattice point is corner of the cube and center of the cube, and it is the example of non-primitive, right? बजा कॉर्नर पे तो है ही, लेकिन यूनिट सेल के अंदर भी है, राइट। अब बताइए, इफेक्टिव स्फीयर ड्यू टू लैटिस पॉइंट, ये जेड में लिख रहा हूं, इफेक्टिव स्फीयर, वेरी गुड, इफेक्टिव स्फीयर ड्यू टू लैटिस पॉइंट कितना रहेगा एवरीवन? कैसे? 1/8 × 8, राइट, +1, करेक्ट, 2। अभी कोई हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह नहीं निकालना जा रहे हैं, ठीक है।
जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि लैटिस पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि इस बेसिस पे भी फार्मूला वाला क्वेश्चन आता है। आप लोग को पता ही होगा फार्मूला टाइप का क्वेश्चन आता है। स्फीयर एटम जिसका नाम एक्स है वो बैठ गया कॉर्नर पे, दूसरा स्फीयर बैठ गया फेस के सेंटर पे, तीसरा स्फीयर बैठ गया क्यूब के से बॉडी सेंटर पे, राइट। तो फार्मूला क्या बनेगा, समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइप का कैटेगरी को अभी सॉल्व करूँगा। हो गया ना। यहाँ देखिए, इसका फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, पूरा पढ़िए, फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्फीयर कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट। तो सर लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो होगा ही, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि लैटिस पॉइंट आता है कॉर्नर ऑफ द क्यूब। डायग्राम बनाते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और कहाँ रहता है, फेस के सेंटर में रहता है, ठीक है ना। कितना फेस क्यूब में, 1 2 3 4 5 6। स्फीयर 5 किस किस फेस के लिए मैं देखा होगा, फ्रंट फेस जहाँ से मैं देख रहा हूँ। स्फीयर 6 किसके लिए, बैक फेस। और स्फीयर 1 टॉप फेस, स्फीयर 3 बॉटम फेस, स्फीयर 4 राइट फेस, स्फीयर 2 लेफ्ट फेस, राइट। बोलिए किसी भी क्यूब का फेस कितने क्यूब के साथ कॉमन फेस होता है। वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे जो भी स्फीयर रहेगा वो कितना क्यूब में बटा रहेगा, 2 क्यूब के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, राइट। यहाँ पे जो भी स्फीयर रहेगा, इसका मतलब आज के बाद इट इज यहाँ रुकना है। आज के बाद कोई भी एटम अगर फेस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, तो वो 2 के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो आज के बाद क्यूबिक सिस्टम में भी अगर एटम फेस पे जाएगा तो वो 2 के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि इसका इफेक्टिव, इस स्फीयर का कितना इफेक्टिव पार्ट इस क्यूब के अंदर आएगा, कितना दूसरे में चला जाएगा, तो इसका हाफ इसके अंदर आएगा, राइट। इसका मतलब हाउ मच इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन, लेकिन हाउ मच इफेक्टिव स्फीयर ड्यू टू लैटिस पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। क्योंकि मुझे लगता है ना कि बच्चे थोड़ा बहुत कभी कभी आगे थोड़ा मुझसे पढ़ लेते हैं, बट वहाँ पे मुझे डर लगता रहता है कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत A1 क्लास का असाइनमेंट है। और मुझे पता है कि इसके अंदर वॉइड भी रखता है और भी जगह है स्फीयर के लिए। अभी सिर्फ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लैटिस पॉइंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम लैटिस पॉइंट देयर इज ऑल्सो जगह अवेलेबल फॉर द अदर स्फीयर, दैट इज नोन एज वॉइड, खाली जगह, राइट। वहाँ भी जा सकता है, बट अभी जो इफेक्टिव स्फीयर निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, ओनली ड्यू टू लैटिस पॉइंट, राइट। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 अब प्लस हाफ इंटू 6 कर दें। एक किसकी वजह से, कॉर्नर की वजह से, और एक किसकी वजह से, फेस की वजह से। शुभांकर, ठीक है, समझ में आया। जेड कितना मिला ध्यान से देखिए तो, क्योंकि इस पर बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनता है। 4, मतलब आज के बाद याद रहेगा कि एफसीसी में इफेक्टिव स्फीयर ड्यू टू लैटिस पॉइंट 4 मिलता है, पक्का याद रहेगा भाई। ये याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है, 4 मिलेगा ना। तो सर इस बात पे इतना फोकस कर रहे हैं, मतलब कोई तो बात होगा, बिल्कुल बात है। इसी का आगे चलकर स्टडी करेंगे जिसका नाम रहेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट। और नॉट इवन फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जितना भी क्लोज पैकिंग है, तो एक्चुअली क्लोज पैकिंग हम लोग का सिलेबस में 2 ही है,
CCP और SCP। 1 मिनट रुकना है। क्लोज पैकिंग का एक क्राइटेरिया है, क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन में जितना इफेक्टिव स्फीयर होता है, क्लोज पैकिंग में 2 ही टाइप का वॉइड मिलता है। एक टाइप का वॉइड का नाम रहता है टेट्राहेड्रल और दूसरा का नाम रहता है ऑक्टाहेड्रल। जो आगे पढ़े होंगे उनको पता होगा, मैं जिन के लिए ये बात बोल रहा हूँ। और क्लोज पैकिंग का एक नेचर होता है कि जितना इफेक्टिव स्फीयर रहता है उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और जितना इफेक्टिव स्फीयर होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो FCC में कितना है इफेक्टिव स्फीयर ड्यू टू लैटिस पॉइंट 4। तो आगे चलकर इसमें 4 मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, करेक्ट। इसलिए ये याद रहेगा तब तो, ठीक है। और उस 4 को मैं प्रूफ कर दूंगा कि 4 क्यों मिलेगा और कहाँ कहाँ रहेगा। बट अभी बस इसको याद रखिए कि ये जो 4 लिखे हैं ड्यू टू लैटिस पॉइंट लिखे हैं। हो गया ना। तो भाई आप लोग इतना मेहनत किए हैं, एक क्वेश्चन से क्लास को एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबके पास क्लास असाइनमेंट है ना? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। नहीं, मैं खुद क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए कंपाउंड हैज cubical unit cell. A compound has cubical unit cell in which atom X are found at 6 corner. Atom X found at 6 corner. 8 में से कितना कॉर्नर पे एटम एक्स है? 6 कॉर्नर पे। एंड एटम बाई प्रेजेंट एट रिमेनिंग कॉर्नर। एंड एटम बाई प्रेजेंट ऑन रिमेनिंग कॉर्नर। एंड एट फेस सेंटर which are not opposite to each other, and at face center which are not opposite to each other। यहां तक लिख पाए? कॉमा each other not opposite to each other। मेरा आवाज नहीं जा पाता है क्या? अभी जा रहा है? ओके। एंड एटम Z are present and at body center, and atom Z present at body center and remaining face center। Then first question, find out the formula of the compound। चलिए कृषाणु, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे बात हो रही है। कहाँ थे? बहुत सारा क्लास आप मिस किए नहीं? क्यों? ओके ओके ओके। कहाँ तक लिख पाए क्वेश्चन में? ओके, मतलब एटम बाई के लिखे, राइट। उसके बाद एटम Z आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, एटम Z प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर and remaining face center। Then first question, what is the formula of the compound? लिखिए, what is the formula of the compound? बाकी सेकेंड क्वेश्चन बाद में बोलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पहले बनाइए। एटम एक्स कहाँ था? 6 कॉर्नर, राइट। तो भाई एटम एक्स का इफेक्टिव एटम कितना रहेगा? इफेक्टिव एटम 1/8 × 6 करेंगे ना।
अभी तो सिखाए थे, एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 कॉर्नर क्यूब में 3/4 राइट। एटम बाई कहाँ कहाँ पे है, रिमेनिंग कॉर्नर, तो कितना कॉर्नर बचा 2, और बाकी कितना फेस पे है, तो क्यूब में कितना फेस जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है, 3 फेस रहेगा भाई। और नहीं समझ में आता है तो जिस घर में बैठे हुए हैं वहाँ देख लीजिए राइट, मैं तो वही देख रहा हूँ, इसमें 6 फेस है राइट, एक दूसरे के अपोजिट ऐसा। ओके, एक फेस यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, मुझे देख पा रहे हैं, एक ये फेस, इसका अपोजिट वाला छोड़ देंगे तो बगल वाला जहाँ पे मेरा गेट है राइट, और एक ऊपर वाला राइट, ये फेस देख पा रहे हैं मुझे, ये गेट है मेरा, ये फेस और एक ऊपर का फेस, ये तीनों फेस कॉन्जुगेटिव फेस है, ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है राइट। तो भाई ऐसा 3 फेस ही रहेगा एटम बाइक के लिए राइट, तो 1/2 × 3 कर देते हैं, करेक्ट ना। देन व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइक, कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस बोलिए 3/2। इसके बाद तो बोल ही सकते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, 7/4 करेक्ट। यस, व्हाट अबाउट जेड, जेड कहाँ रहेगा, बॉडी के सेंटर पे राइट। अब बॉडी के सेंटर पे रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में रहेगा वो तो कंप्लीट अंदर में रहेगा राइट, तो 1 और प्लस बाकी कितना फेस बचा हुआ था, तो कितना हो जाएगा, बोलते ही नहीं है, 5/2। ओके, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द, यस फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या रहेगा, कंपाउंड का फार्मूला x 3/4 बाई, अभी यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है, रुकिए अभी, बाई 7/4 राइट, और z 5/2। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इस टाइप का क्वेश्चन में जब आपको फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछा जाएगा तो उस केस में एटम तो फ्रैक्शन में रहेगा नहीं, क्या 0.75, एटम एक स्फीयर है, ये कुछ ऐसा है कि एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, ऐसा ही बोलना रहेगा 1.3 एटम, कैलकुलेशन में बोल सकते हैं बट रियलिटी में प्रैक्टिकली फ्रैक्शन में तो एटम रहेगा नहीं। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड के लिए ऐसा नहीं लगता कि हम लोग एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े हैं, मोल कॉन्सेप्ट में याद आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो, उसको इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे राइट। इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट रेशियो के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें कि मुझे इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए। अब ये नहीं बोलना है कि सर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनिमम कितना इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा राइट, तो हो जाएगा x3/7 और z10 राइट। यहाँ एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका फार्मूला ऑफ कंपाउंड है राइट। आपने समझा भी नहीं यहाँ पे, इस फार्मूला के अंदर कितना यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल राइट। ये क्योंकि तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर एग्जाम में आ जाता है राइट डाउन द यूनिट सेल फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड का फार्मूला, यूनिट सेल फार्मूला। यूनिट सेल फार्मूला में आपको एक केयर नहीं करना है कि फ्रैक्शन में है या क्या है, ये किसका है, दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल राइट। 1 यूनिट सेल का फार्मूला ये था, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट सेल फार्मूला, तो क्या ये आंसर बोलेंगे, ये आंसर बोलेंगे, बट ऊपर वाला। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बोला था फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, तब यूनिट सेल का नहीं, तब ये फार्मूला, मतलब उसको इंटीग्रल वैल्यू में। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए आपको मिनिमम कितना यूनिट सेल का रिक्वायरमेंट हुआ, तो इसका उल्टा भी तो कर देंगे कि ये अगर कंपाउंड का फार्मूला है तो इसके अंदर कितना यूनिट सेल राइट, करेक्ट ना। आप लोग समझे कि कैसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। ओके चलिए, इस पे असाइनमेंट में क्वेश्चन है, पहले आप एक क्वेश्चन
ये समझ गए ना? ओके कोई भी स्फीयर अगर एज के सेंटर पे है, कहाँ कहाँ हो सकता था सर? मान लेट अस सपोज एज का सेंटर मेरा लैटिस पॉइंट है या नहीं, उससे मुझे अब यहाँ पे मतलब नहीं है। लेट अस सपोज इफ एनी स्फीयर प्रेजेंट एट द नॉट ऑन द फेस, ऑन द एज, क्यूब के एज पे, तो किसी भी क्यूब का एज, और आपको बोला गया है कि क्यूब आप 3 डायमेंशन में जहाँ तक फैला सकते हैं, राइट? तो किसी भी क्यूब का वन ऑफ द एज कितने क्यूब के साथ कॉमन एज का काम करेगा? जरा दिमाग दौड़ाइए तो। इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई स्फीयर रहेगा, थोड़ा सही से सोचिएगा, 4 होगा। यस, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैंने आपके साथ सोच रहा था, आपको भी बोला सोचने के लिए। देखिए, एक तो सर ये रहेगा, करेक्ट ना? एक बगल में क्यूब रखेंगे और 2 ऊपर में रखेंगे, राइट? ये एज फिर ढक जाएगा। इसका मतलब है कि वन ऑफ द एज इज कॉमन फॉर हाउ मेनी क्यूब? 4। इसका मतलब यहाँ पे जो स्फीयर रहेगा वो 4 क्यूब में बढ़ जाएगा, राइट? इक्वली। इसका मतलब आज के बाद कोई भी स्फीयर अगर एज पे रहता है तो वो स्फीयर वन ऑफ द क्यूब के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/4, राइट? बट भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस स्टेटमेंट ओनली फॉर क्यूब, नॉट फॉर हेक्सागोनल इन 3 डायमेंशन। ऐसा नहीं कि यहाँ के बात याद रखिए और फिर बोले राकेश सर ने तो बताया था एज पे रहेगा तो 1/4 काउंट करेंगे। राकेश सर क्यूब के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, राइट? लिखिए नोट करके। इफ a sphere present on the edge in case of cubic system, if a sphere present on the edge in case of cubic system, then 1/4 contribution of a sphere for one of the cube, then 1/4 contribution of the sphere for one of the cube, right? Then 1/4 contribution for one of the sphere, correct ना everyone? चलिए एक क्वेश्चन बनाइए तो। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फुल स्टॉप। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल? इस बार जो एग्जाम में बैठने वाले हैं नीट वाले बच्चे क्रैश कोर्स के, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, फुल स्टॉप। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। यहां तक आप लिख पाए? अब बोलेंगे ही नहीं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम? एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम इज 39।
इसको बहुत स्मार्टली बनाना है। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? आज कितना तारीख है? बड़ा स्पेशल डे है आज। हाँ, तो असाइनमेंट किसने किसने अभी तक असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क ओल्ड बैच का जमा कर दिया है? मैं आज पेरेंट्स को एक मैसेज करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों का चेक कीजिए, आज असाइनमेंट जमा करने का डेट है 12 बजे रात तक। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना दिए थे सब कुछ बना लिया है ना? आपका वेदांग? नहीं, भेज देने बिल्कुल, ये भेजना कंपलसरी है सबको। तुम्हारा रोशन कुमार? हाँ, आज क्लास के बाद सबसे पहले वही काम करना है। और मैं तो बाकी कुछ लोगों को तो ये भी बोल दिया था, अगर नीरज कुमार का ऑब्जेक्टिव का जो अगर मिलता है तो प्लीज़ उसको भी बनाइए, जेई में अगर अच्छा रैंक लाना है तो, मतलब एडवांस में अगर अच्छा करना है तो। वर्क एनर्जी का तो बनाए हैं ना, जहाँ तक अपना खुद से बना है। क्वेश्चन बैंक कुछ तो ट्राई किए होगे भाई। मतलब इस क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली बनाना था। बोलिए अभिज्ञान, क्या कैसे बना, कितना आंसर आया? ठीक, 3 पॉइंट ऑलमोस्ट सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ देखिए सर, एक काम, यहाँ देखिए कितना बढ़िया इसका सोल्यूशन था। यहाँ देखो रोशन कुमार, मेरे YouTube चैनल में जो बन रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें 2-3 स्टूडेंट हीरो हैं, उनका नाम बहुत बार लेता हूँ। उसमें एक तो मेरा सबसे फेवरेट है शुभांकर। यहाँ देखिए, ये रिकॉर्डिंग रहेगा भाई, ये तो अपलोड हो गया तो रहेगा। और ऐसे आंसर है 3.09, एग्जैक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, बट 3.0 से एक्चुअल में काम क्या करना है कि सर 1 यूनिट सेल हैविंग हाउ मेनी एटम? 2 एटम, राइट? 1 मिनट, अब यहाँ देखना है, टाइम ओवर। तो 10 एटम रहता तो 10 एटम में कितना यूनिट सेल होता? 10 एटम कितना यूनिट सेल मिलकर देता? 5। यही तो क्वेश्चन का सोल्यूशन था, नहीं स्मार्ट क्वेश्चन सोल्यूशन था। सर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, राइट? पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, करेक्ट ना? 4/39, करेक्ट? और टोटल नंबर ऑफ एटम्स फिर निकाल लेंगे इनटू Na, इज इट राइट? और उसके बाद सिंस ऐसे लिखेंगे, सिंस 2 एटम हैविंग 1 यूनिट सेल, देन 1 एटम हैविंग हाफ यूनिट सेल, देन इतना एटम हैविंग कितना यूनिट सेल। समझे आप लोग सोल्यूशन? तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या, n/2 कर दें एवरीवन, यूनिटी मेथड लगाकर।
तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, हो पाएगा ना? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आने का चांस रहेगा, कोई भी सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि ये जान गए तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं जाने तो दिमाग ही काम नहीं करेगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाले, राइट? जान गए तो अब आपके लिए 10 सेकंड क्वेश्चन रह गया। आपको समझ में आया अभिज्ञान मैंने क्या किया? मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, राइट, फिर नंबर ऑफ एटम निकाला, और उसके बाद लॉजिक क्या लगाया, बीसीसी में, बीसीसी, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ बीसीसी में है, राइट? तो बीसीसी में 2 एटम, 1 यूनिट सेल के अंदर 2 एटम है, 1 यूनिट सेल के अंदर कितना एटम रहेगा? तो मेरे पास इतना एटम है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उतना ही यूनिट सेल होना चाहिए, राइट? ओके, तो यहाँ से ही आज जस्ट फर्स्ट क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास, यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास। ओके एवरीवन।